दोस्तों नमस्कार। कविता को लेकर के तमाम बातें आजकल हो रही हैं और सच पूछिए तो कविता को लेकर के हर समय बातें होती रही हैं। बहुत से लोगों को ऐतराज़ होता है कि कवि क्यों कविता लिखता है, तो बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि आखिर इस समय में इतनी कविताएं लिखी क्यों जा रही हैं। बहुत से लोगों की चिंता का विषय यह भी होता है कि कवि सच ही क्यों बोलता है। तो बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि जब समाज तमाम प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है तो कवि अय्याशी आदि की बात क्यों कर रहा है। यह समझने की बात है और इस पर समय समय पर डिबेट भी होता रहा है और मुझे लगता है कि होते भी रहना चाहिए, क्योंकि कविता का संबंध बदलते परिवेश के प्रतिपल प्रतिक्षण निर्मित होते प्रतिमानों से है। कविता का संबंध जीवन जगत के वर्तमान परिदृश्य से है, जो अतीत से खुराक तो ले सकता है लेकिन दृष्टि नितांत वर्तमान की होती हुई भविष्य को केंद्र में लेकर के चलती है। आप यह कह सकते हैं कि कविता भविष्य के प्रति इतनी चिंतातुर नहीं रहती है, लेकिन यह मानने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कविता भविष्य के लिए राहें खोलती ही नहीं बल्कि निर्मित भी करती है। निर्माण वही कर सकता है जिनमें प्रयोग की क्षमता हो। तो प्रयोग कविता की प्रथम शर्त है। कवि में अगर अपनी दृष्टि को प्रयोग में लाने की क्षमता नहीं है, कवि में अगर समाज को देखते हुए उसे किस तरीके से संचालित करना है या उसमें किस तरीके से जीवनगत संभावनाओं को जिंदा रखना है, यह देखने परखने और अभिव्यक्त करने में प्रयोग करने की लालसा और क्षमता नहीं है, तो यह मान के चलिए कि वह पहली बात तो कवि नहीं है। और जब कोई कवि नहीं है तो वहाँ से निर्मित कोई भी रचना कविता कैसे हो सकती है, इस पर आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। तो कविता सही अर्थों में विचारों की प्रयोग स्थली है, एक बात। दूसरी बात, आज जो मैं जिस कवि पर थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ वह है सुबकते पन्नों पर बहस के रचनाकार देवेंद्र धर की सुबकते पन्नों पर बहस। इसको बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन भगवाड़ा ने प्रकाशित किया है। एक अच्छा संग्रह इस अर्थ में इसको कहा जा सकता है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो अमूमन कवियों के बारे में कहता हूँ, और वे कवि हैं जो सही मायने में जन और जीवन के बीच खड़े होकर उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और संभावनाओं की तलाश कर ही नहीं रहे हैं, अपितु जीवनगत वैविध्य की अभिव्यक्ति देते हुए उन्हें जीवन में सुख, संतोष और समृद्धि देने और लाने का स्वप्न और यथार्थ भी सृजित कर रहे हैं। तो यह जो सुबकते पन्नों पर बहस कविता संग्रह है, इस अर्थ में भी विशेष है कि इसमें युद्ध से उपजी विसंगतियां भी हैं, किसानों की त्रासद में जीवन भी है, बुजुर्गों की यथास्थिति भी है, और बाजार की चमक दमक में खोती युवाओं की आशाएं भी हैं, और यहाँ तक कि पुलिस तंत्र किस तरीके से आम आदमी के लिए एक षड्यंत्र बनकर आया और उनके लाठी की धमक में मानवीयता की फीकी पड़ती चमक भी है। यह एक इन सब के अतिरिक्त जो लोक है, लोक किस तरीके से तंत्र के पंजों में फंसा हुआ है और लोकतंत्र किस तरीके से अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, इस पर भी कवि तीक्ष्ण दृष्टि रखता है। उसकी कविता में शहर और गांव दोनों के परिदृश्य हैं, लेकिन कवि शहर छोड़ करके गांव में जाने की कोशिश में है और जाना भी चाहता है। कवि एक कविता लिखता है, गांव अब लौट आ। कविता जब भी आप पढ़िए
किसी भी कवि को जब भी पढ़े तो उसमें एक बात जरूर तलाशिए कि शहर में रहते हुए गांव को तलाश रहा है या गांव में रहते हुए शहर तलाश रहा है। कभी गांव जाना चाहता है या कभी शहर जाना चाहता है। कवि को प्रेम किससे है, गांव से प्रेम है या शहर से प्रेम है। जो कवि महानगर के बंजर होते भाव भूमि के स्पर्श का आदि हो जाए, आप यह मान के चलिए कि उस कवि में मानवीयता की संभावनाएं बहुत कम बची और शेष होंगी। वह कवि ठीक महानगर के उन सड़कों की तरह, ठीक महानगर के उन मकानों और महलों की तरह पत्थर होता जाता है। उसमें जीवनगत सौंदर्य बोध नहीं झलकेगा तो नहीं झलकता है। हालांकि हिंदी कविता में ऐसे बहुत कम कवि मिले हैं, चाहे केदारनाथ सिंह हो, आप सूरदास से चले आओ, सूरदास से लेकर के केदारनाथ सिंह तक के यहाँ गांव अपनी वैविध्यता में चित्रित होता है और गांव से प्रेम कवि दिखाता है। तो सुबकते पन्नों पर बहस कविता में भी वही गांव अभिव्यक्त होता है। गांव अब लौटा कविता में। शहर पहुंचते ही गांव बन जाता हूँ, गांव की हद छोड़कर निकलते ही शहर मेरे लिए सरहद बन जाती है। यह कि शहर पहुंचते ही गांव बन जाता हूँ, गांव की हद छोड़कर निकलते ही शहर मेरे लिए सरहद बन जाती है। शहर की तमाम दीवारों पे देशज व विदेशी रंगों में अलग अलग आंदोलनों को पोत रखा है। सब के सब एक आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपनी ओर, आकर्षक भाषा में कर रहे एक जोरदार आग्रह। चकाचौंध भरा गांव छोड़कर शहर की ओर आने को मैं भ्रमित हो गया हूँ। आप देखिए कि शहर की ओर आने को जो भ्रम है, एक चकाचौंध, एक भरा पूरा कलरव से भरा हुआ गांव छोड़कर शहर की तरफ अगर आने के लिए कोई कवि विवश हो रहा है और फिर शहर में आने के बाद अगर गांव को लौट आने के लिए निवेदन कर रहा है, तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि शहर की दकियानूसी स्वभाव से वह कभी हृदय से कितना दुखी हुआ होगा, कितना दुखी हुआ होगा। आप इस अभिव्यक्ति में देखिए, इसी कविता की पंक्तियों में देखिए। कवि कहता है कि जिस पर मैं एक लाश हूँ, जीवित लाश, जिस पर अब पड़ोसी थूकते हैं, खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। मेरे सलीके में गवार बनना लिखा है। शहर बनने के लिए जो भी करता हूँ मेरी क्षमता से कोसों दूर है। आप देखिए कि पड़ोसी थूकते हैं, मुंह चिढ़ाता है परिवेश, बहुत इतना कि कोई बोलने के लिए नहीं तैयार है, कोई बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है, कोई देखने परखने सुनने के लिए नहीं तैयार है। आप निरा अकेला हो जाते हैं। ठीक है कि गंवाई हैं आप, ठीक है कि आप गंवार हैं, लेकिन असभ्य तो नहीं है। शहर सभ्यता के मुहाने तक आकर के दम तोड़ रहा है, सिसक रहा है। गांव फिर भी खिलखिला रहा है, हंस रहा है। हालांकि शहरों ने बहुत कुछ गांवों को अपने में समेटना शुरू कर दिया है। बाजार और माल की अंतिम निगाहें अब उसी गांव पर जाकर टिकी हैं, लेकिन कवि की क्षमता देखिए कि वह निवेदन करता है कि गांव अब लौटा, जो शहर पहुंचते ही गांव बन जाता है और गांव की हद छोड़कर निकलते ही शहर उसके लिए सरहद बन जाती है। ये अभिव्यक्ति, ये कविता अपने आप में एक अच्छी और सुदृढ़ कविता है, जिसको पढ़ने के बाद गांव के सौंदर्य बोध से शायद ही कोई सहृदय ऐसा हो जो प्रभावित न हो। शहर की दकियानूसी स्वभाव से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दुखी ना हो। तो ऐसी कविताएं बहुत आत्मिक पीड़ा के बाद निकलती हैं। या अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बहुत से कवि घर में बैठकर कविता नहीं लिख रहे हैं, वह
जीवन के संग्राम में घुस करके, वह जीवन के युद्ध में घुस करके छटपटाती मानवीयता और सिसकती संवेदनाओं से शब्दों को ले करके आंसुओं के मोतियों के माला को छिन्न भिन्न करके अपने हृदय के तार को झंकित करके ही नहीं, बल्कि अच्छे से धर्मेश के रगड़ के वो अगर अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो यह मान के चलिए कि कितनी आत्मिक पीड़ा होती होगी ऐसे कवि को। ऐसे बहुत सी कविताएं हैं। एक कविता पुलिस की लाठी है, जो पुलिस तंत्र में किस तरीके से धमक है लाठी की, किस तरीके से न्याय पर पहरे हैं लाठी की, किस तरीके से आम आदमी को परेशान करने की स्थितियां हैं लाठी के दम पर, और सब कुछ लूट लेती है, सीने पर टांग कर ताली पीटती है, सब कुछ लूट लेती है, देती है जूतों के पुरस्कार। लाठी के दम पर किस तरीके से आम आदमी से लूटा जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, और तमाम चीज़ें हैं, वह आप पुलिस की लाठी कविता में देख सकते हैं, जो बहुत ही धारदार व्यंग्यात्मक शब्दों के जरिए लिखी गई है कि इसमें देखिए कि बिगुल वर्दी और लाठी एक ही रंग में रंगी रहती, आकार और शक्ल, बुद्धि और सोच में सब की सब एक जैसा व्यवहार करती है यह लाठी। पुलिस की लाठी में बैठते हैं टुकड़ों पर पड़ने वाले लठैत, इन्हीं के डंडे बनते हैं हमारे रक्षक। कोई कितना भी चीखे वह अपराधी, कितना भी भला मानस हो, ना भी हो अपराधी और ना मिली हो कोई भी सजा, फिर भी यह लाठी ताउम्र आरोपी की तख्ती सीने पर टांग कर ताली पीटती है, सब कुछ लूट लेती है, देती है जूतों के पुरस्कार। अब यह आप कहें कि यह कविता रात के सोते समय लिखी गई हो या अंधेरे में प्रीतमा को याद करते हुए लिखी गई हो, तो मुझे नहीं लगता। यह कविता संभव है कि उस समय जन्म ली हो जिस समय पुलिस का आतंक किसी आम आदमी पे पड़ रहा हो, निर्दोष और निरपराध व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा हो और लाठी के दम पर लूटा और खसूटा जा रहा हो। कहाँ तो पुरस्कार देने की बातें हैं, कहाँ जूते बरसाए जा रहे हैं। तो कवि करता क्या है? कविता करती क्या है? कविता यही कर सकती है कि जो नहीं बोल पा रहा है उसकी आवाज़ बन करके वह अभिव्यक्ति दे सकती है। करना हमारा और आपका काम है। ज़रूरी यह भी है कि यह कविताएं लोगों तक पहुँचें, लोगों से संवाद करें, बातचीत करें। अगर संवाद करने की क्षमता कविता में है और अगर उनकी पहुँच हमारे आप तक है तो ये शब्द ऐसे नहीं लिखे गए हैं। निसंदेह ये कविताएं जो हैं यह टाइम पास के लिए नहीं लिखी गई हैं। यह चाय की चुस्की के साथ न लिख करके बरसते अग्नि के थपेड़ों के बाबत लिखी गई हैं, क्योंकि चाय की चुस्की में यह व्यंग्य की यह कर्कश ध्वनि नहीं दिखाई देगी। पुलिस और तंत्र के प्रतिरोध में ऐसी कविताएं नहीं लिखी जाएंगी। एक कविता और भूख की बात मैं करना चाहता था कि समकालीन हिंदी कविता में भूख को लेकर के बड़ी चर्चा की गई है और भूख, रोटी और पेट, इन सब को लेकर के कई कविताएं आई हैं। आप धूमिल से लेकर के श्री प्रकाश शुक्ल तक जो कोरोजीवी कविताएं लिखे, सुभाष राय से लेकर के देवेंद्र धर तक भूख की चर्चा की गई है। कवि कहता है कि रोटी की गंध में कवि कहता है कि जब पेट आकाश हो जाता है, भूख में रोटी की गंध का सवाल तब उठता है। जब पेट आकाश हो जाता है, भूख में रोटी की गंध का सवाल तब उठता है। जब धरती धूप पर बहस करती है, हड्डियां टिटहरी बन जाती हैं, भूख में रोटी की गंध का सवाल तब उठता है। हवा सूखती है और फिर धूल उफनती है, एक और झोंका आंधी का आता है और सौंप देता है पौधों को दर्द। धूल झोपड़ियों के पेट तक घुस आती है, छतों के उखड़ने से पक्षी घबराकर दुबक जाते हैं और खतरनाक बिल्लियां
कत्लेआम का फतवा सुनाए जाने के बाद उन पेड़ों पर चढ़ जाती हैं जो जवान आंसू बरसाते हैं। दरिया आग उगल सकते हैं, दूब जितनी धरती, पतंग जितना आकाश हिलने लगता है और कांटे खिलने लगती हैं। रोटी की गंध जंगल में फसलें गिरा देती हैं। गुमसुम खड़े पहाड़ बर्दाश्त करते हैं यह अत्याचार पहले की तरह। आप देखिए, आकाश, धरती, पहाड़, गुमसुम खड़े पहाड़ बर्दाश्त करते हैं यह अत्याचार पहले की तरह। आप देखिए कि कवि अपनी बात कितनी समृद्ध स्थिति में कहता है। पहाड़ के बर्दाश्त करने की जो क्षमताएं हैं, कैसे उसको दिखा रहा है कि पहले की ही तरह पहाड़ बर्दाश्त कर रहे हैं। पहाड़ टूट कर नहीं गिर रहे हैं, पहाड़ टूट करके पड़ नहीं जा रहे हैं, पहाड़ टूट करके गर्जना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले की तरह सह रहे हैं और चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। और किस तरीके से जंगले का गिरना, किस तरीके से बिल्लियों का पेड़ों पर चढ़ना, ये सब भूख की त्रासदियाँ हैं। तो रोटी और भूख को लेकर के जो सचेतनता कवि की कविता में दिखती है वह लाजवाब है, वह बहुत लाजवाब है। इंतज़ार एक कविता है। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और जब मैं इस संग्रह को पढ़ने लगा तो सबसे पहले मैं इंतज़ार कविता को ही पढ़ा। इसकी कुछ लाइनें सुनिए आप, और हो सके तो पूरी कविता ही सुन लीजिए। कि शायद मार दिया गया है या कोई कत्ल की वारदात है, दूर दूर तक कोई सबूत नहीं, छन्नी देह खेत में पड़ी, आत्मा शरीर से अलग, फिर भी हृदय धड़कता है, फिर भी हृदय धड़कता है। यह लाश लावारिस घोषित है, तार तार हो गए हैं शरीर के सब अंग, फिर भी मुर्दा घर की शान बढ़ा रही है। जैसे किसी बड़ी नेता के ड्राइंग रूम में प्राकृतिक फूलों से सजा गमला, किसी की मौत पर कोई शोक समाचार नजर नहीं आ रहा। यह जघन्य अपराध उन्होंने किया है। शांत है अब सब कुछ, कोई चिंता भी नहीं। हम जानते हैं बीज हैं हम, फिर उगेंगे, बस मौसम और खाद का इंतज़ार है। बस मौसम और खाद का इंतज़ार है, और ये कि बीज हैं हम, फिर उगेंगे। यह एक कविता की सबसे मजबूत संभावना है कि जो बार बार दबाए कुचले मारे जाने के बाद भी उग आने और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए वह संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। नागार्जुन की कविता की वे लाइनें मुझे याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, आबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, कुछ ऐसा कहते हैं कि बहुजन हिताय हित, ऐसा कुछ कहते हैं कि बहुजन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने और व्यक्त करने के लिए मैं आबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ और संबद्ध हूँ। तो ये नागार्जुन जैसे कवि जो लिखकर चले गए, वह भी तो कविता ही थी ना, जो लिखते हैं कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब ऐसी कविताओं में जो भूख की त्रासदपूर्ण स्थिति है और जो आंगन से धुएं के उठने की जो स्थितियां हैं, और यहाँ भी यदि भूख है और इंतज़ार है कि बस मौसम और खाद का इंतज़ार है, कि जो आम आदमी की लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, दंगों में, आंदोलनों में, राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों द्वारा, पुलिस की लाठी द्वारा, तंत्र की बेवकूफ़ी के जरिए, कोरोना के समय में ऐसी लाशें जगह जगह लावारिस से पड़ी रहीं। गुरुजीवी कविता यहाँ अपना कार्य करती है कि वह एक गहरे अर्थबोध के साथ प्रकट होती है और एक विस्तार लेते हुए इंतज़ार करती है खाद और विसार का। तो ऐसी बहुत सी कविताएं हैं देवेंद्र धर के पास जिनको आप मजबूत कविताएं कह सकते हैं। यह संग्रह अमूमन सुबकते पन्नों पर बहस जो शीर्षक है उसको इतनी सार्थकता के साथ अभिव्यक्त करता है, इतनी सार्थकता के साथ मजबूती देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं वो गीत नहीं लिखूंगा, ये एक शानदार कविता है इस संग्रह की जो बताती है कि पन्नों पर जो सुबकते पन्नों पर बहस है वह कैसी है। इस कविता को सुनिए, बहुत विवाक अंदाज में कवि कहता है, कुछ लाइनें ही सुनाऊंगा।
अब मैं वो गीत नहीं लिखूंगा जो कानों तक नहीं पहुंचते, जिन गीतों की जुबान नहीं होती, मैं पैने दांतों वाले गीत लिखूंगा। वो गीत नहीं लिखूंगा जो जमीन से पैदा नहीं होते, वो गीत अब नहीं बनते जो मेरी चेतना में रहते हैं। ये गीत हैं जो जड़ हैं, मृत पैदा होते हैं, जन्म से पहले ही माँ की कोख छोड़ते नजर आ रहे हैं। एकदम बिकाऊ से वो गीत जन्म से पूर्व ही उगते हैं और कुंद होते जा रहे हैं, पर बिक बहुत रहे हैं। जब भी गीत लिखता हूँ ये बाँझ हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते ये गीत, स्वयं ही बंजर हो जाती है ये गीत, श्रोता सुनना भी नहीं चाहते। इन गीतों की लय और धुन सुनकर उबाई सी आने लगती है। लोकप्रिय तो बहुत हैं ये, पर लोकहित के नहीं। अब इन कवियों में लोकप्रिय तो बहुत हैं ये, पर लोकहित के नहीं। इनकी लय मेरे हाथ और समय से मेल नहीं खा रही है। टूटती है लय जब समय सोता और खर्राटे भर रहा होता है। अब यहाँ इस गीत में कवि जो कहना चाहता है, जो लिखना चाहता है, वह मजबूती के साथ दर्शाना चाहता है। उसको लय से नहीं लेना देना है, उसको तुकबंदियों से नहीं, उसको लय से नहीं लेना देना है, उसको तुकबंदियों से नहीं लेना देना है। और सच में जिसको आप लोकप्रिय कहते हैं, लोकप्रिय होना एक अलग बात है, लोकहित में होना एक अलग बात है। छंदबद्ध और छंद मुक्त के बीच संघर्ष और लड़ाइयों की जो वजह है वह लोकप्रियता और लोकहित की ही है। तो लोकप्रिय कवि नहीं होना चाहता। कवि अगर पर्दे के पीछे भी है और अगर लोकहित में मजबूत अभिव्यक्ति दे रहा है, तो लोकप्रिय ना भी हो तो उसे कोई अपेक्षा नहीं है। पुष्प की अभिलाषा में किस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पद जावे वीर अनेक। तो कवि यहाँ आप इस कवि को देखिए कि इस तरीके के गीत लिखना चाहता है कि जिसमें लोकहित हो, लोकप्रियता से उसको कुछ लेना देना नहीं। समकालीन कवि और पहले के कवियों में एक बड़ा अंतर यह रहा ही है। और आज भी जो विचारों की वैविध्य की बात है, विचारों में भिन्नता और अलगाव की बात है, और अलग अलग वैचारिक स्थितियों और परिस्थितियों की बात है, तो यही अंतर है कि एक लोकप्रिय होना चाहता है और एक लोकहित में होना चाहता है। तो यह जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि ये कविताएं किस हद तक लोग के पास पहुंचती हैं। और पढ़ने की रवायत कम हुई है इन दिनों, वो अगर बढ़े और प्रकाशक भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे, और कवि जो महानगरों तक सीमित हो जा रहे हैं वह अगर गांव में बढ़ने और पहुंचने का ख्वाब पालें, जैसे एक समय बिसारती हुआ करते हैं जो चूड़ियाँ कंगन वगैरह बेचते हैं, अगर उस तरीके से ये कविता लेकर लोगों को सुनाने के लिए निकलें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसी कविताएं हैं जो एक मजबूत नींव डाल सकती हैं परिवर्तन और बदलाव की। क्योंकि परिवर्तन और बदलाव अचानक नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं, धीरे धीरे लोगों की चेतना में प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे लोग अपने घरों और महलों को छोड़कर सड़कों पर आते हैं। यह शुरुआत भी कवियों को करना पड़ेगा, गीत ऐसा लिखना पड़ेगा कि उससे आंदोलन और क्रांति की आवाज़ आए, सुगबुगाहट पैदा हो लोगों के अंदर। लोग मोबाइल और इंस्टाग्राम फेसबुक में न फंस करके क्रांति और बदलाव की मुहिम के तहत ऐसे गीतों को गाएं, पुलिस की लाठी से टकराएं, जब्त होते लोक में तंत्र को आंखें दिखाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निसंदेह इन कविताओं का जो प्रयास है वह सार्थक होगा, कवि का कवित्व भी सुरक्षित रहेगा और कविता की धमक भी मौजूद रहेगी। यह बात अभी भी सच है कि जहाँ अन्य विधाओं में योजना बनाकर काम किया जाता है, वहाँ कविता अभी भी त्वरित कार्रवाई करती है। त्वरित कार्रवाई इस अर्थ में करती है कि जब तक आप पाठ की संरचना तलाशेंगे, जब तक आप संवाद की संभावनाएं देखेंगे, तब तक कविता सीधे तौर पर
मुठभेड़ कर लेती है। तो यह मुठभेड़ करने की जो प्रवृत्ति है वह मजबूत और सार्थक गीत लिखने की निर्मित के साथ जन्म लेती है और उसी के साथ विकसित होती है, जिसमें कवि का सम्मान तो बढ़ता ही है, कविता भी अपने उच्च को प्राप्त करते हुए एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। तो कवि और कविता का स्वप्न भी अंततः यही है कि समाज में लोग अपनी जिम्मेदारी का भाव समझें और परिवेश को सुंदर तथा गतिशील बनाए रखने के लिए संघर्ष करें। तो देवेंद्र धर जी वैसे तो बैंकिंग जीवन में हैं और दुर्भाग्य के साथ कि अभी पिछले दिनों इनके साथ घटना भी घटी कि भाभी जी का देहावसान हुआ। उसके प्रति हम शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस कवि की सक्रियता कम नहीं हुई। निरंतर संवाद, ऑनलाइन सच्ची मुठभेड़, ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ कविताओं के जरिए कवि कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संग्रह के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो गीत लिखना चाहते हैं वह लिखें और लोगों के बीच वे गीत अपनी पूरी धमक के साथ पहुँचें और लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों का संसार रचें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी मोड़ पर, किसी राह पर।